सर ने कहा कभी कभी भूल जाता हूँ। अच्छा चलिए, प्रवीण सर ने भी अभी शुरू नहीं किया है, उदयवीर सिंह सर ने भी अभी शुरू नहीं किया है, क्या बात है। जितेंद्र पटेल सर ने भी शुरू नहीं किया है, अमृतेश कुमार सर ने भी शुरू नहीं किया। चलिए, जितने लोगों ने अभी तक प्रेयर करना शुरू नहीं किया है वो लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि असली गेम यहीं से शुरू होता है। हम में से बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि फॉलो अप एक्चुअल में तब शुरू होता है जब हम अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ जाते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। फॉलो अप एक्चुअल में उससे बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। फॉलो अप तभी शुरू हो जाता है जब आप अपने घर से निकले भी नहीं होते हैं, जब आपके दिमाग में ये बात पहला विचार आपके दिमाग में आता है कि आज फॉलो अप करने जाना है और आज इस पर्टिकुलर व्यक्ति का फॉलो अप होना है। जैसे ये विचार दिमाग में आया, फॉलो अप की प्रोसेस वहीं से शुरू हो गई। फॉलो अप की प्रोसेस वहीं से शुरू हो गई, ये विचार दिमाग में आते ही। ठीक है सर। और फॉलोअप की प्रोसेस में अगर आपको सक्सेसफुली फॉलोअप करना है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो 10 में से 9 बार सक्सेसफुली फॉलोअप करे, अगर आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो जब 10 लोगों का फॉलोअप करता है तो 10 में से 9 बार में वो कन्वर्जन कर लेता है, अगर आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको इन बातों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सोच के टॉपिक को फॉलोअप के सेशन में इंक्लूड ऐसे ही नहीं किया, बिना किसी कारण के नहीं किया है, क्योंकि आज सोच के ऊपर जो हम आज बात करने वाले हैं उससे आप लोगों के दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। आज से पहले अगर आप इस टॉपिक को हल्के में लेते भी थे तो मेरी आज आपको गारंटी है कि आज के बाद आप इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज हम सोच को थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। पहले दिन हमने बात करी कि अगर सोच को सही करना है तो उसका सबसे पहला तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना यानी कि प्रेयर। प्रेयर में बहुत ताकत होती है। जब आप सच्चे दिल से प्रेयर करते हैं तो उससे आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। ठीक है। और आपके विचार जब अच्छे होंगे, आपके जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसे ही आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस आते हैं, और जैसे आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस आते हैं वैसा ही आपको फॉलोअप में रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस सही रहें, आपके चेहरे से नेगेटिव वाइब्रेशंस ना आए, आपके बॉडी लैंग्वेज से नेगेटिविटी ना झलके, उसके लिए आपकी सोच का सही होना बहुत जरूरी है, और फॉलोअप के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले दिन हमने प्रेयर की बात करी, दूसरे दिन हमने एसोसिएशन की बात करी। तो एसोसिएशन के अंदर में हमने, संगत के अंदर में हमने वर्चुअल एसोसिएशन की भी बात करी और फिजिकल एसोसिएशन की भी बात करी। उसके अंदर हमने आपको कुछ टिप्स दिए थे। मेरा मानना है कि आपने उन टिप्स को फॉलो किया होगा। जितने लोग उन टिप्स को फॉलो करेंगे उतने सारे लोगों को फायदा मिलेगा। बाकी लोगों के रिजल्ट्स में ज्यादा बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे उनके रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है। उनके लिए ये वाला सेशन भी बाकी सेशंस की तरह ही हो जाएगा जो उन टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। हमारे लिए इस फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग के सेशन को बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाना बहुत आसान था। सिर्फ वो बताना जो सभी लोग बता रहे हैं बहुत आसान था, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम का जड़ से समाधान हो। जड़ से, अगर प्रॉब्लम का जड़ से समाधान होगा तो प्रॉब्लम अपने आप ही दोबारा कभी वो प्रॉब्लम आपके सामने कभी जीवन में नहीं आएगी। ठीक है। तो पहले दिन हमने प्रेयर की बात करी, दूसरे दिन हमने संगत की बात करी। ये दो तरीके हमने आपसे डिस्कस किए थे सोच को सही करने के लिए। आज हम तीसरे पॉइंट पर आ रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। प्रेयर पे बात हो गई, संगत पे बात हो गई, और अब बात हम किस पे करने वाले हैं? मेडिटेशन के ऊपर। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा दोस्तों, मेडिटेशन से आप क्या समझते हैं? मेडिटेशन किसको कहते हैं? मेडिटेशन से आप क्या समझते हैं? प्लीज मुझे जल्दी से बताइएगा, तो फिर आगे इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान, मेडिटेशन मतलब योगा। अच्छा, ध्यान, योगा, ध्यान, योगा, साधना, पॉजिटिव ध्यान रखना, माइंड को स्थिर करना, ध्यान केंद्रित करना, किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना, चित्त को एकाग्र करना, ओके, स्वयं को जानना, ध्यान लगाना। ओके, ठीक है। चलिए,
आप सभी लोगों के सवाल जवाब एकदम सही है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मेडिटेशन का योगा से कोई लेना देना नहीं है। मेडिटेशन और योगा दो अलग अलग चीजें हैं। मेडिटेशन का योगा और प्राणायाम से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब एक तरीके से हम जो साधना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, साधना, उसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं। एकाग्र करना, उसको हम मेडिटेशन कह सकते हैं। मेडिटेशन की जो बेसिक प्रोसेस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक कभी मेडिटेशन नहीं किया, कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने आज तक मेडिटेशन नहीं किया, वो उस व्यक्ति के लिए बेसिक मेडिटेशन क्या होता है कि वो आदमी एक मतलब जैसे ही सुबह सुबह उठा तो सुबह उठने के बाद में अपना जो एक सिटिंग पोजीशन है, बिल्कुल बैक को एकदम स्ट्रेट करके आराम से सिटिंग पोजीशन पे आ जाए। दोनों हथेलियां खुली होनी चाहिए और उसके बाद दोनों आंखें बंद कर लेनी है उस व्यक्ति ने। और उसके बाद उस व्यक्ति को अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना होता है, ब्रीदिंग के ऊपर, अपनी सांस के ऊपर। सांस कैसे ले रहा है और सांस कैसे छोड़ रहा है, सांस लेने और सांस छोड़ने को अच्छे से फील करना होता है। ये बेसिक मेडिटेशन है, बेसिक मेडिटेशन। इसके बाद आगे और मेडिटेशन के कई सारे चरण आते हैं, लेकिन ये बेसिक मेडिटेशन है। बेसिक मेडिटेशन की प्रक्रिया बता रहा हूं मैं आपको, और अब मैं आपको इसके बेनिफिट भी बताऊंगा, लेकिन पहले प्रक्रिया समझ लो कि बेसिक मेडिटेशन क्या है। जो व्यक्ति आज तक कभी मेडिटेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पर अभी इस सेशन में जितने लोग हैं उनमें से 90% लोग मेडिटेशन नहीं करते होंगे, तो मैं आपको पहले मेडिटेशन की प्रक्रिया बता रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपने 5 मिनट के मेडिटेशन से शुरुआत करनी है। 5 मिनट का मेडिटेशन, ठीक है। आपने सुबह सुबह उठना है, आपने एक अलार्म लगाना है 5 मिनट के बाद का। जैसे अभी मान लीजिए 5 बज रहा है, एग्जैक्ट 5 बज रहा है मान लीजिए, तो आपने 5:05 का एक अलार्म लगा लेना है और उसके बाद आपने मेडिटेशन करना है। अलार्म फिट कर लिया, अलार्म फिट करने के बाद आप जो है पालथी मार के बैठ गए और दोनों हाथ आपके खुले होने चाहिए, दोनों हथेलियां आपकी खुली होनी चाहिए और आपने आंखें बंद कर लेनी है। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आप आंखें बंद कर लेंगे और उसके बाद अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे। इनहेल एक्सहेल, ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है और अपने मन को अपनी सांसों पर ही एकाग्र करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में क्या होगा, आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, बीच बीच में आपका मन जो है वो जंप मार रहा होगा, कभी कोई विचार आ गया, कभी कोई विचार आ गया, तो आपका जो है टेबल टेनिस की तरह चलेगा दिमाग के अंदर। और आपने जैसे जैसे जब आपका मन भटक रहा है तो आपने अपने मन को दोबारा से अपनी सांसों के ऊपर एकाग्र करना है। फिर मन में कोई विचार आ गया, आपने दोबारा बाउंस बैक करना है और दोबारा से अपने आप को, अपनी सांसों को, अपने मन को, अपने दिमाग को अपनी सांसों के ऊपर आपने केंद्रित करना है। तो इससे क्या होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ठीक है। ये मेडिटेशन की बेसिक प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि मेडिटेशन से आपको फायदा क्या होगा। हमने चौथी बात जो सोच के ऊपर, जो हमने चौथा जो पॉइंट था सोच का, वो था एक्टिंग, ठीक है, एक्ट करना किसी चीज को। कोई चीज है नहीं लेकिन हम उस चीज की एक्टिंग कर रहे हैं। ये टॉपिक अभी बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम मेडिटेशन पे बात करते हैं, ठीक है। अब हम बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन की बात करते हैं। अब यहां से सभी लोग बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इस जानकारी को समझने के बाद में आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो मेडिटेशन ना करे। क्योंकि अगर ये जानकारी मिलने के बाद भी आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो दुनिया में कोई भी इंसान फिर आपसे मेडिटेशन नहीं करवा पाएगा। समझ गए जो इंफॉर्मेशन मैं अभी देने जा रहा हूं? बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। 2011 में एक रिसर्च हुई थी और वो रिसर्च किन्होंने की थी? डॉक्टर सारा लेजर ने, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट है, ठीक है। 2011 में उन्होंने एक रिसर्च की थी। क्या रिसर्च की थी उन्होंने जो रिसर्च की थी उससे जो रिजल्ट, जो परिणाम आया, उन्होंने जब मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च करी तो जो परिणाम आया, वो परिणाम ये निकल कर आया कि मेडिटेशन आपके ब्रेन के साइज को बढ़ा देता है। मेडिटेशन क्या करता है? आपके ब्रेन के साइज को बढ़ा देता है, वो भी कितने टाइम पीरियड में? जस्ट 8 वीक्स के अंदर।
अगर आप 8 हफ्ते लगातार मेडिटेशन करते हैं तो आपके ब्रेन का साइज बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? मेडिटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन। ये योगा और प्राणायाम से अलग है। मेडिटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन। मेडिटेशन जब आप सिर्फ 8 हफ्ते, यानी कि पूरा 2 महीना भी नहीं, सिर्फ 8 हफ्ते लगातार जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपके ब्रेन का साइज बढ़ जाता है। ठीक है? ब्रेन का साइज बढ़ने से क्या होगा मैं बताता हूं आपको। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको बोला जाता है लेफ्ट हिप्पोकैम्पस। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है लेफ्ट हिप्पोकैम्पस। ये बढ़ जाता है, ये ग्रो करने लगता है, और जब ये ग्रो करने लगता है तो उससे क्या होता है, हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है। क्या होता है? हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है। हमारी एबिलिटी टू रिटेन इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाने की हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है। किसकी वजह से बढ़ गई? लेफ्ट हिप्पोकैम्पस जब ग्रो करता है तो ये बेनिफिट मिलता है हमको। क्या? लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है और हमारी इंफॉर्मेशंस को रिटेन करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है? यहां से तो अभी सिर्फ शुरुआत हो रही है, अभी आगे आगे सुनिए मेडिटेशन के फायदे क्या है। इसके बाद क्या होता है, ब्रेन में एक और हिस्सा होता है जिसको बोला जाता है पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है? पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये भी ग्रो करता है मेडिटेशन से, ये भी ग्रो करता है। और जब ये ग्रो करता है तो क्या फायदा होता है? आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है आपके थॉट्स को कंट्रोल करने की। आपके थॉट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी आप में डेवलप होती है, यानी कि आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है, कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाता है आपका फोकस। जब पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जब ग्रो करता है तो आपको यह फायदा मिलता है। और ये कैसे बढ़ता है? मेडिटेशन से। सिर्फ 5 मिनट का रोज का मेडिटेशन आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, चमत्कार। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे सुनते जाइए। इसके अलावा आपका ब्रेन के बैक साइड में एक एमिगडाला नाम से एक जो है सेल वॉल्यूम होता है जिसको ये डिक्रीज करता है। क्या होता है? एमिगडाला नाम से एक सेल वॉल्यूम होता है जिसको डिक्रीज करता है मेडिटेशन। और जब ये डिक्रीज होता है तो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। आपका फियर डिक्रीज होने लग जाता है, आपका डर को ये रिड्यूस कर देता है, आपके अंदर से स्ट्रेस को खत्म कर देता है, और आपके अंदर से एंजाइटी डिसऑर्डर को खत्म कर देता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एकदम से भड़क जाना, एकदम से आग लग जाना, एकदम से बौखला जाना। जब आपका एमिगडाला का सेल वॉल्यूम कम होता है तो आपका फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी ये तीनों खत्म हो जाते हैं। देखिए एक मेडिटेशन के कितने फायदे हैं, और वो भी आपको सालों साल नहीं करना है, सिर्फ 8 हफ्ते। सिर्फ 8 हफ्ते अगर आप डेली 5, 7, 8, 10 मिनट करते हैं मेडिटेशन तो आपका लेफ्ट हिप्पोकैम्पस ग्रो करता है, जिससे कि आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी इंफॉर्मेशंस को रिटेन करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, आपका पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ग्रो करता है जिससे कि आपकी थॉट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी आप में आ जाती है, यानी कि आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है, और आपका जो है एमिगडाला का सेल वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाता है जिससे कि आपका फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब आपका जो है खत्म हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा सा इसको जूम कर दें, देखिए, ये देख लीजिए आप। अब आप मुझे बताइए कि हमको मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, अब बताइए, क्या हमको मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतने सारे बेनिफिट्स हमको 5, 7, 8, 10 मिनट के मेडिटेशन से हमको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो हमको मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। लेकिन इसके सिर्फ इतने ही फायदे नहीं है, इसके और भी फायदे हैं, मैं बताता हूं। देखो आपको,
ये तो जो फायदे निकल कर आए हैं ये एक रिसर्च से निकल कर आए हैं जो कि डॉक्टर सारा लेजर ने करी थी 2011 में। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बेनिफिट्स और क्या क्या हैं। 2015 में भी एक स्टडी हुई थी इसके बारे में, मेडिटेशन को लेकर 2015 में भी एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता लगाने की कोशिश करी गई थी कि मेडिटेशन का हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बारे में एक स्टडी 2015 में भी हुई। 2015 में उस स्टडी में क्या निकल कर आया देखिएगा। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसको ग्रो करता है, इसकी डेवलपमेंट होती है मेडिटेशन से, और मेडिटेशन से जब इसकी डेवलपमेंट होती है, क्या लिखा हुआ है यहां पर? मेडिटेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ग्रोथ ऑफ दिस पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के इस पार्ट को डेवलप करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब ये जब ग्रो करता है तब क्या होता है आप देखिएगा आप, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर विल पावर। हमारे दिमाग का ये हिस्सा हमारी इच्छा शक्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारी इच्छा शक्ति को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देता है हमारे दिमाग का ये हिस्सा। अब आप सोचिए, अगर आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाए, कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाए, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध की आपने फोटोज देखी होंगी, बहुत सारी आपने उनकी प्रतिमाएं देखी होंगी, वो हमेशा मेडिटेशन की पोज में ही रहते हैं, हमेशा। इसीलिए तो आपने महात्मा बुद्ध का और अंगुलीमाल का किस्सा भी सुना होगा ना। अंगुलीमाल के सामने जब महात्मा बुद्ध खड़े हुए तो उनके मन में ना डर था, ना चिंता थी, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। उन ऐसी अद्भुत शक्ति महात्मा बुद्ध के अंदर कैसे आई? मेडिटेशन की वजह से। मेडिटेशन ने उनके अंदर से डर, एंजाइटी, स्ट्रेस सब खत्म कर दिया। उनकी विल पावर को मानव से महामानव की विल पावर बना दिया। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने अंगुलीमाल जैसे राक्षस का भी उन्होंने हृदय परिवर्तन कर दिया। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको भी मार्केट में जितने भी नेगेटिव मिलेंगे ना, नेगेटिव लोग, आप भी उन सारे नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव में चेंज कर पाने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। जैसे महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया था ना। नेगेटिव था ना वो, उससे खतरनाक नेगेटिव तो कोई हुआ ही नहीं। लोगों को मारता था और उंगली काट के, उनकी उंगली काट के माला बना के गले में पहनता था। ऐसा घनघोर राक्षस था वो। उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दिया भगवान बुद्ध ने। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मेडिटेशन ही करते रहते थे। उनकी सारी फोटो, सारी मूर्तियों में आप देखोगे वो मेडिटेशन करते हुए नजर आएंगे। तो आपका जो है डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि आपकी विल पावर को बढ़ाता है। और ये हिस्से की ग्रोथ कब होती है? जब आप मेडिटेशन करते हैं। समझ में आया? मेडिटेशन का आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। आपकी सेहत में, हेल्थ बेनिफिट पे अगर हम चलें तो इसके अंदर ये जो मेडिटेशन है, इससे आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है, आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना? और ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप में से अगर कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो मेडिटेशन करने से अपने हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक कर सकता है। ठीक है? मेडिटेशन इज वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ एंड हाई ब्लड प्रेशर। चलिए, ये आपकी एजिंग को भी स्लो डाउन करता है। जो व्यक्ति लगातार मेडिटेशन करते हैं उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती, वो जवान रहते हैं लंबे समय तक। तो अगर आप लंबे समय तक, जीवन भर अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन रेगुलरली करना चाहिए। यह आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है मेडिटेशन। इसके बहुत फायदे हैं, ठीक है ना? लेकिन बहुत सारे फायदों के बाद में एक बिगेस्ट बेनिफिट भी है मेडिटेशन का। बिगेस्ट बेनिफिट अभी यहां पर क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? अभी तक जो बेनिफिट थे वो तो बेनिफिट थे। अब मैं आपको बताता हूं मेडिटेशन का बिगेस्ट बेनिफिट क्या है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मंसूर बंजर सर कह रहे हैं कि सर कब करना चाहिए? देखिए सर, मेडिटेशन जो है ना, मेडिटेशन का ऐसा है कि मेडिटेशन कभी भी किया जा सकता है। मेडिटेशन ना आप लेटे हुए भी कर सकते हैं, करने को तो लेटे हुए भी कर सकते हैं, सोफे में बैठे हुए भी कर सकते हैं, करने को आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी बेस्ट पोजीशन बताई गई है वो वाली पोजीशन है जिस पोजीशन पे गौतम बुद्ध बैठे रहते हैं ना, पालथी मार के और दोनों हाथ खुले रहते हैं उनके, वो पोजीशन सबसे बेस्ट रहती है, जिसमें साधु लोग भी रहते हैं। आप मेडिटेशन की इमेजेस तो आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, मेडिटेशन का पोस्टर आपको गूगल से भी पता चल जाएगा। मेडिटेशन का परफेक्ट टाइमिंग होता है सुबह उठते ही, सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह उठते ही। अगर आप सुबह उठते ही करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बात करता हूं मेडिटेशन के बिगेस्ट बेनिफिट के बारे में। बिगेस्ट बेनिफिट क्या है ये देखिएगा। मेडिटेशन मेक्स यू हैप्पी। मेडिटेशन मेक्स यू हैप्पी, ये है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। आज की डेट में हम लोग सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन हम लोग खुश नहीं होते। हम लोग अपने अपने दांत जरूर दिखा रहे होते हैं लेकिन हम लोग अंदर से खुश नहीं होते सर। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि वो मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। और अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो आप जो है ना खुल के काम नहीं कर सकते। आप खुल के मैदान में खुल के नहीं उतर सकते। आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो। अंदर से खुशी आना बहुत जरूरी है और मेडिटेशन मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2004 में एक रिसर्च हुई थी। पहले हमने 2011 की रिसर्च की बात करी, फिर हमने 2015 की रिसर्च की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं एक रिसर्च हुई थी 2004 में। किसने की थी? डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन ने ये रिसर्च करी थी। क्या किया था? जो साधु और जो मॉन्क लोग होते हैं ना, साधु लोग जो होते हैं, खासकर कि हिंदुस्तान में, इंडिया में जो साधु लोग होते हैं जो कई कई सालों से साधना में बैठे रहते हैं, उन्होंने क्या किया? उनके माइंड का, उनके दिमाग की स्कैनिंग करी। उनके दिमाग की स्कैनिंग करी उन्होंने। He took brain scans of so many sadhus and monks. उन्होंने बहुत सारे साधुस की और बहुत सारे मॉन्क्स की जो है क्या किया? ब्रेन स्कैनिंग करी। तो उस ब्रेन स्कैनिंग में एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई। वो क्या निकल कर आई मैं बताता हूं आपको। एक जो साधु होता है, जो मॉन्क होता है, जो लगातार मेडिटेशन कर रहा है कई वर्षों से, उनकी जो गामा वेव्स का जो लेवल था वो नॉर्मल व्यक्ति से 30 गुना ज्यादा था। गामा वेव्स, हमारे शरीर से गामा वेव्स निकलती हैं, हमारे ब्रेन से गामा वेव्स निकलती हैं। आपने कई देवी देवताओं की फोटो देखी होगी, उनके दिमाग, उनके सर के पीछे एक सूरज जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। कई लोगों, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वो क्या है? गामा वेव्स हैं वो। गामा वेव्स 30 टाइम्स जो स्कैन में, जो ब्रेन के स्कैनिंग में जो निकल कर आया, वो निकल कर आया कि एक साधु जो कई वर्षों से मेडिटेशन कर रहा है, एक साधु नहीं, जितने भी साधु हैं उतने साधु में सब में ये रिजल्ट निकल कर आया कि जो कई वर्षों से मेडिटेशन करते हुए आ रहे हैं और दिन में कई कई घंटा वो जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग की जो गामा वेव्स हैं वो नॉर्मल इंसान से 30 गुना ज्यादा हैं। 30 गुना ज्यादा। ये तो आश्चर्य करने वाली बात है, ये तो लगभग इम्पॉसिबल वाली बात है, लेकिन ये रिसर्च में साबित हो चुका है 2004 में। गामा वेव से क्या होता है? गामा वेव्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल से डायरेक्टली रिलेटेड है गामा वेव्स। इंटेलिजेंस से रिलेटेड है एंड हैप्पीनेस से रिलेटेड है। गामा वेव्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद सेल्फ कंट्रोल, इंटेलिजेंस एंड हैप्पीनेस। जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा गामा वेव्स हैं वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहेगा,
उतना ही ज्यादा उस व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस होगी, उतना ही ज्यादा उस व्यक्ति के पास में हैप्पीनेस होगी। अब आप देखिए मेडिटेशन की ताकत। ये सारी इंफॉर्मेशन पता चलने के बाद भी अगर हम मेडिटेशन करना स्टार्ट नहीं करते तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत फिर आपसे मेडिटेशन नहीं करवा सकती। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने तीन रिसर्चेस रख दी और बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट डेवलप होता है और उस पार्ट के डेवलप होने से क्या आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी आदतों में, आपके इंटरनल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शंस में क्या अंतर पैदा होता है, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब अगर ये सारी चीजें, ये बेनिफिट्स आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस बेनिफिट्स हैं और जिनसे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो ये 5, 7, 8, 10 मिनट का मेडिटेशन करना शुरू कर दो। ये शुरू कर दो। देखिए पिछले काफी समय से हमारे साथ में कुछ लोग जो हैं शुरुआत से हमारे साथ ट्रेनिंग सेशंस में अटैच्ड हैं और हमारे हर सेशन के अंदर में आपको इस तरह की बातें जरूर मिलेंगी। सेल्फ टॉक के ऊपर बात मिलेगी, सेल्फ इमेज के ऊपर बातें मिलेंगी और प्रेयर मिलेगी, शपथ मिलेगी। ये सारी चीजें आपको इंटरनली इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं, सिर्फ इंप्लीमेंट करने की देर है। इंफॉर्मेशन हम यहां से दे रहे हैं आपको क्योंकि हमें पता है कि इंफॉर्मेशंस नहीं मिल रही होती मार्केट में, सही समय पे सही जानकारी नहीं मिल रही होती मार्केट में, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना छूटे जो हम आप तक पहुंचा ना पाए। लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने के बाद भी अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं आ रहा तो फिर वो इंफॉर्मेशन बेकार हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि मेडिटेशन के ऊपर जो अभी मैंने आपको जानकारी दी, इसके बाद आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं बचना चाहिए आज के बाद में जो मेडिटेशन ना करे। तो मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो मेडिटेशन करेंगे आज के बाद 5 मिनट डेली कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास एकदम सुबह अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत है तो आप नहाने धोने नाश्ता वास्ता करने के बाद भी कर सकते हो मेडिटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिटेशन इज रिलेटेड टू योर ब्रेन और आपने अपनी ब्रीदिंग के तरफ अपने ध्यान को एकाग्र करना है बस। 5 मिनट अपने सांसों के ऊपर, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, सांस कैसे ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, अगर इसके बारे में अगर आप 5 मिनट अगर डेली 5, 7, 8, 10 मिनट डेली अगर आप ध्यान अपना एकाग्र करोगे तो ये सारे फायदे आपको आपके जीवन में मिलेंगे। वो भी बहुत जीवन भर नहीं करना है, सिर्फ 8 हफ्ता आप करेंगे, आपको अपने आप ही परिणाम दिखने लग जाएंगे। सोचो 8 हफ्ते में इतना परिणाम मिल सकता है तो 80 हफ्तों में कितना परिणाम मिल जाएगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप सोच के देखो अपने आप को कि कितना अंतर आ जाएगा आपके जीवन में। ऐसी कोई भी सफलता नहीं है जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी जो आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज हासिल नहीं हो सकती। अभी इंजन बनो सेशन शुरू होने वाला है। परसों रात 8 बजे से इंजन बनो सेशन शुरू हो जाएगा और इंजन बनो का डे 1 जो आएगा ना, डे 1, मेरी गारंटी है आप में से कोई भी इंसान इंजन बनो सेशन का डे 1 मत छोड़ना। उस डे 1 के अंदर में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि दुनिया में कोई इससे भी बड़ा सा बड़ा सपना ऐसा नहीं होगा आपके जीवन में जो आप हासिल ना कर सकें। जब आप इंजन बनो सेशन का डे 1 अटेंड करेंगे ना, तो वो सेशन खत्म होते होते आपके मन के अंदर इतना विश्वास पैदा कर दिया जाएगा कि आपको दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं नजर आएगी जो हासिल ना हो सकती हो। आप सब कुछ अचीव कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अचीव तब कर पाएंगे जो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं आप उनको इंप्लीमेंट करें। ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो बताया नहीं गया। ऐसा तो नहीं बोला गया आपसे कि आपको एक टांग पर आपको दिन में 6-6 घंटे अपने एक पैर के ऊपर खड़ा रहना है, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया। या सिर के बल आपको 8-8, 10-10 घंटे तक खड़ा रहना है, ऐसा तो नहीं बताया गया। बहुत छोटी छोटी चीजें बताई गई है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। तो ये है हमारा सोच का सेशन। सोच में हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं अभी तक। अब हम
जो हम डे 3 के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, सेल्स क्लोजिंग के बारे में हमने कुछ बातें करी थी डे 3 के अंदर में। कई सारे आपको पॉइंट्स बताए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में, कि आप जब प्रोस्पेक्ट से हैंडल कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट से जब आप बात कर रहे हैं, तो आपका क्या, आपको कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक्स बताई गई थी, आपने उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ ऐसे शब्द बताने वाला हूं जिन शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलिंग नहीं करवाने वाले वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? ऐसे वर्ड्स जो सेलिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं ये वर्ड्स आप लोग नोट करिएगा और ध्यान दीजिएगा। इन शब्दों का इस्तेमाल आपने या तो बंद कर देना है या फिर कम कर देना है, क्योंकि इनमें से कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है कि आप बंद ना कर पाएं, वो फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं मुंह में, लेकिन आप जितना कम उनका इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें आप लोग लॉजिक मत ढूंढना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, लॉजिक ढूंढना शुरू कर देते हैं कि सर इस वर्ड को इस्तेमाल करने से क्या होगा, सर उस वर्ड को इस्तेमाल कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। ये वर्ड्स ना छांट छांट के निकाले हुए वर्ड्स हैं, और सेलिंग के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इनके ऊपर बात करी हुई है। ये वर्ड्स हो सकता है आपको नुकसान ना पहुंचा रहे हो, कई बार ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कई बार नुकसान पहुंचा भी सकते हैं, कई बार हो सकता है नुकसान ना भी पहुंचाए, लेकिन फायदा नहीं पहुंचाएंगे, आपको इस बात की गारंटी है। तो जिस शब्द के इस्तेमाल से आपको फायदा नहीं हो रहा है, उस शब्द का इस्तेमाल बंद कर दो। समझ में आ गया? कुछ ऐसे शब्द है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला शब्द है डील। ठीक है, डील शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉस्ट, कॉस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। पे, पे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट, साइन, ट्राई, चिंता, हानि, लॉस, हानि और लॉस एक ही शब्द हो गया। खरीदारी, डेथ, बैड, सेल। अब कुछ लोग सोचेंगे यार सेलिंग की ट्रेनिंग चल रही है और सेल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, सोल्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी सोल्ड हो गई है वो बिकेगी कैसे? जो चीज ऑलरेडी सोल्ड हो गई है वो कैसे बिक सकती है? तो ये कुछ ऐसे शब्द है ना जिनका बहुत साइकोलॉजिकली मीनिंग है, और साइकोलॉजिकली ये आपको एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, फायदा नहीं पहुंचाएंगे। प्राइस, प्राइस के बारे में बात करने के लिए मना करते हैं ना। डिसीजन, डिसीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है प्रोस्पेक्ट के सामने। कठिन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना प्रोस्पेक्ट के सामने, कठिन। ठीक है, कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। फेल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना प्रोस्पेक्ट के सामने। जिम्मेदार, जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी, असफलता, ये सारे वो शब्द हैं जो सेलिंग नहीं करवाते। डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको कुछ और शब्द ऐसे बताने वाला हूं जो आपको सेलिंग करने में मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये शब्दों को ना लॉजिक मत लगाना, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इनका इस्तेमाल या तो बंद कर दो या फिर कम कर दो, और प्रोस्पेक्ट के सामने तो जितना हो सके इन शब्दों का इस्तेमाल मत करो। सेलिंग नहीं करवाते ये शब्द, ये वेस्ट हैं ये सब के सब। सेलिंग अगर करनी है, अगर आपको एक सेल्स की फील्ड का धुरंधर बनना है, तो फिर मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्द रख रहा हूं। ये शब्द आपको जितने ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फायदा होगा, ध्यान देना। ठीक है, सेलिंग करवाने वाले वर्ड्स, सेलिंग करवाने वाले वर्ड्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जितना ज्यादा आपके जुबान पे ये शब्द चढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा सर। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर जूम कीजिए, तो एक बार मैं इसको जूम करता हूं। ये सेलिंग नहीं करवाने वाले शब्दों को मैं एक बार जूम कर रहा हूं, देख लीजिएगा। डील, कॉस्ट, पे, कॉन्ट्रैक्ट, साइन, ट्राई, चिंता, हानि, लॉस, खरीदारी, डेथ, बैड, सेल, सोल्ड, प्राइस, डिसीजन, कठिन, कर्तव्य, फेल, जिम्मेदार, आर्थिक जिम्मेदारी और असफल। ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है,
अभी आप इसको देख लेना, बाद में पीपीटी तो मिल ही जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं वो शब्द जो सेलिंग करवाने वाले शब्द हैं। इन शब्दों को आप जितना ज्यादा अपने जुबान में चढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है, उतना ही आप एक बेहतर जो है सेल्स की फील्ड के सेल्स प्रोफेशनल बन पाएंगे। सेल्समैन तो नहीं कहूंगा मैं आपको, क्योंकि हम सब लोग सेल्समैन तो है नहीं, सेल्स प्रोफेशनल कह सकते हैं, क्योंकि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है वो सेल्स का है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला शब्द है प्रोस्पेक्ट का नाम। प्रोस्पेक्ट का नाम आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये एक ऐसा शब्द है जो आपके प्रोस्पेक्ट को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट का नाम। और उसके बाद है समझना, समझना, साबित, स्वास्थ्य, आसान, आसान कर दो चीजें आपके प्रोस्पेक्ट के लिए। आप अपने जो भी आप बता रहे हैं उसको जितना इजी करके समझाएंगे, जैसे हमारे ट्रेनिंग सेशंस में हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको इजी कर दें, एकदम आसान कर दें। ठीक है, तो वही आसान। गारंटी, गारंटी शब्द जो है वो सेलिंग करवाता है। पैसा शब्द सेलिंग करवाता है। सुरक्षा, बचत, न्याय, आपके बारे में बात कीजिए, मैं, मेरा, मुझको, इस बारे में बात मत कीजिए। आप, आपका, आपके लिए, इस बारे में बात कीजिए। सुरक्षा, चलिए ये तो रिपीट आ गया शायद, सुरक्षा। एडवांटेज शब्द, एडवांटेज ये सेलिंग करवाता है। पॉजिटिव शब्द, पॉजिटिव शब्द जो है ये सेलिंग करवाता है। बेनिफिट्स ये जो शब्द है ये आपको सेलिंग करवाता है। बेनिफिट्स के बारे में बात कीजिए। प्यार शब्द सेलिंग करवाता है। खोज शब्द सेलिंग करवाता है। अधिकार शब्द सेलिंग करवाता है। परिणाम शब्द सेलिंग करवाता है। सत्य, आराम, आराम की जिंदगी चाहिए लोगों को, आराम की जिंदगी उनको देने के लिए उनके आराम की व्यवस्था करवाइए, सेलिंग होगी। गर्व, उनको गर्व का एहसास करवाइए, सेलिंग होगी। लाभ, आप लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कीजिए, सेलिंग होगी। इच्छा, सामने वाले की इच्छा के अनुसार बात कीजिए, सेलिंग होगी। विश्वास, खुशी, वैल्यू, आनंद और महत्वपूर्ण। ठीक है, ये वो शब्द हैं। चलिए इनको मैं थोड़ा सा जूम करके एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जूम कर दिया, यहां पर देखिएगा, लेफ्ट साइड से रीड करना शुरू कर रहे हैं। प्रोस्पेक्ट का नाम, समझना, साबित, स्वास्थ्य, आसान, गारंटी, पैसा, सुरक्षा, बचत, न्याय, आप, सुरक्षा, एडवांटेज, पॉजिटिव, बेनिफिट्स। अब यहां से आ जाते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्यार, खोज, अधिकार, परिणाम, सत्य, आराम, गर्व, लाभ, इच्छा, विश्वास, खुशी, वैल्यू, आनंद और महत्वपूर्ण। ये सारे वो शब्द हैं जो आपकी जुबान पर जितने ज्यादा आप चढ़ाएंगे उतना ही आप बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन सेल्स प्रोफेशनल बनते चले जाएंगे। मुझे नहीं पता आज से पहले आपको पता था या नहीं पता था इन शब्दों के बारे में, लेकिन आज तो पता चल गया ना। इसका इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी फील्ड के धाकड़ खिलाड़ी बन जाएंगे। अगर आपकी जुबान में ये शब्द चढ़ जाएंगे तो धाकड़ खिलाड़ी बन जाएंगे। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे प्यार करने लग जाएगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बातों की वैल्यू करने लग जाएगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपके इशारे के ऊपर जैसे ही आप उनसे बोलेंगे सर ये लेना है, वो फटाक से खरीदेगा। आपके ऑब्जेक्शंस कम हो जाएंगे, आपके रिजेक्शंस आने कम हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये शब्दों को अपनी जुबान पे चढ़ा लो। लॉजिक मत ढूंढो, क्योंकि लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो आपका पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, लॉजिक नहीं मिलेगा। तो सामने वाले के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं, जिन्होंने सेल्स की दुनिया में, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं सेल्स के फील्ड में। कई सालों से लोग जिनको सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस से बेनिफिट ले लेते हैं। ठीक है ना सर?
ये शब्दों को अपनी जुबान में चढ़ा लीजिए। समझ में आया? चलिए अब जाते हैं। ठीक है, कई दिनों से हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस के बारे में अब जो है सीक्वेंस शब्द चल रहा था हमारे दिमाग में, लेकिन सीक्वेंस के बारे में सर आज तक बात ही नहीं कर रहे थे। सर सीक्वेंस कौन सा है? देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्वेंस बताने वाला हूं, ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन जानने के बाद भी मानते नहीं है। ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन जानने के बाद भी मानते नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान पूरे फोकस के साथ इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा तो मैं इतना जरूर बता रहा हूं, एक एक दिन में 20-20 ज्वाइनिंग भी उठा सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और पूरी ताकत से काम करेंगे तो आप एक एक दिन में 20-20 ज्वाइनिंग भी उठा सकते हैं। सीक्वेंस, हमने जब ये सेशन की शुरुआत करी थी, हमने बताया था 4 चीजों के ऊपर इस सेशन में बात होगी: सोच, समझ, सामग्री और सीक्वेंस। ठीक है, 4 टॉपिक्स के ऊपर बात होगी: सोच, समझ, सामग्री और सीक्वेंस। इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे आखिरी टॉपिक आ गया है सीक्वेंस। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, सीक्वेंस अगर सीक्वेंस दिमाग में बैठा लिया और फॉलो कर लिया तो आप इस फील्ड के सुपरमैन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सीक्वेंस में सबसे पहला शब्द है एक्साइटमेंट। आपको फॉलोअप करना है ना, आपको रिजल्ट हासिल करना है ना, आप चाहते हैं ना कि आपका कन्वर्जन रेट 90% से ऊपर हो, तो यह है सबसे पहला एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट आपको अगर याद हो तो न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बोला जाता है कि आपकी 100% सक्सेस में 90% हिस्सा एक्साइटमेंट का है, बोला जाता है ना। वो पॉइंट वहां से यहां रिलेट होता है। देखो, कोई भी ट्रेनिंग एक दूसरे से अलग नहीं है, सारी ट्रेनिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो पॉइंट वहां पर समझ में आया नहीं आया, लेकिन यहां मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि एक्साइटमेंट का क्या मतलब होता है। एक्साइटमेंट आपके सीक्वेंस का सबसे पहला हिस्सा है एक्साइटमेंट। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हैं तो एक्साइटमेंट पहला स्टेप है। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आप अपने एरिया के, अपने शहर के सबसे बेहतरीन नेटवर्कर बन जाएंगे, यह बात की गारंटी है। तो सीक्वेंस में पहला स्टेप क्या आता है? एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट जो है वो पहला है, उसके बाद है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, सेकंड स्टेप। इसके बाद आ जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, देन आ जाता है फॉर्म फिलअप, देन आ जाता है डेप्थ वर्किंग। ये है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। मेन सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे ये सीक्वेंस पूरा क्लियर होगा ना आपके सामने, आपके अंतर मन में ये विश्वास एकदम से, आपका विश्वास इतना हाई हो जाएगा, आपका मोटिवेशन इतना हाई हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार एक दिन में तो बड़ी आसानी से काम किया जा सकता है। और इस सीक्वेंस को फॉलो करके शुरुआत में ही, अगर आप कल से इस सीक्वेंस को फॉलो करना शुरू करते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप कल से ही कम से कम 1 ज्वाइनिंग पर डे तो आप निकाल ही लेंगे। लेकिन आपको इस सीक्वेंस को तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं, एक्साइटमेंट के ऊपर। तो एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट इज बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू इंप्रूव योर रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस। एक्साइटमेंट सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्निक है आपके रिजल्ट्स को या आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। अमेरिका में किसी जगह की एक कहानी है ये। अमेरिका में एक व्यक्ति था, वो बेसबॉल प्लेयर था। एक व्यक्ति था, वो क्या नाम था, उनका नाम मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। वो व्यक्ति एक बेसबॉल प्लेयर था। ठीक है, अगर मैं उनका नाम बताना भूल जाऊं तो मुझसे पूछ लेना कि सर उनका नाम क्या था। ठीक है, तो जो है वो व्यक्ति एक बेसबॉल प्लेयर थे और वो अच्छा बेसबॉल खेल लेते थे। और जब वो बेसबॉल खेलते थे तो उस समय उनको जिस क्लब के लिए वो बेसबॉल खेलते थे, मान लें कि जिस टीम के लिए वो बेसबॉल खेलते थे, वो टीम उनको
$185 पर मंथ पेमेंट भी देती थी। कितना? $185 उनको पर मंथ पेमेंट मिलता था। बहुत पहले की बात है। $185 उस समय बड़ी बात होती थी वहां पर। हालांकि इंडिया में भी बड़ी बात है आज की डेट में भी, लेकिन फिर भी तो जो है $185 उनको इनकम मिलती थी। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उनकी टीम का जो मैनेजर था उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और सुबह सुबह बुला के उन्हें बोला कि देखो ऐसा है कि हम तुमको टीम से बाहर निकाल रहे हैं। क्या बोला? बोला कि भाई ऐसा है कि हम आपको टीम से बाहर निकाल रहे हैं। तो वो व्यक्ति ने बोला कि यार मैं तो इतना अच्छा खिलाड़ी हूं, मुझको टीम से बाहर क्यों निकाल रहे हो आप? मैं तो कितने सालों से इस टीम के लिए काम कर रहा हूं। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इस स्टोरी से आपको एक्साइटमेंट के बेनिफिट समझ में आएंगे। ठीक है? तो बोलता मुझे टीम से बाहर क्यों निकाल रहे हो? तो वो जो मैनेजर है, टीम का मैनेजर, वो उनको जवाब देता है कि सर ऐसा है कि आप जब मैदान पे चलते हो ना तो ऐसा लगता है कि आप मैदान में चल नहीं रहे हो बल्कि रेंग रहे हो। आप जब मैदान पे होते हो ना तो आपको देख के ऐसा लगता है कि आप मैदान में रेंग रहे हो। आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप बिल्कुल शक्तिहीन हो चुके हो, आपकी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप एक बूढ़े व्यक्ति की तरह मैदान में बिहेव कर रहे होते हो। एक 80 साल 90 साल के व्यक्ति की तरह आप मैदान में बिहेव कर रहे होते हो। बोला आप आलसी दिखाई दे रहे होते हो। कहने का मतलब आप आलसी दिखाई दे रहे होते हो मैदान पे, इसलिए हम आपको टीम से निकाल रहे हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि देखो ऐसा है कि मैं इसलिए ज्यादा उछलता नहीं हूं क्योंकि मैं अंदर से डरा हुआ रहता हूं। मैं इसलिए ज्यादा जोश नहीं दिखा रहा होता हूं क्योंकि मैं अंदर से डरा हुआ रहता हूं, और क्योंकि मैं अंदर से डरा हुआ रहता हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं चीजों को आसानी से लूंगा, चीजों को हल्के से लूंगा तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। बोला तो वो जो मैनेजर होता है बोलता है देखो तुम्हारे ये सारे तर्क अभी काम आने नहीं वाले हैं। हमने तुमको टीम से निकाल दिया है, आप जा सकते हो। और आगे से जीवन के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अगली बार से जब भी आप कहीं भी किसी भी टीम के लिए खेलोगे तो प्लीज आप वैसा मत करना जैसा आपने यहां किया। ठीक है? आप थोड़ा एनर्जी जरूर दिखाना, अपनी आलसी मत दिखाना अपने आप को। तो इस तरीके से उनको वहां से बेसबॉल की टीम से निकाल दिया गया। बेसबॉल की टीम से उनको निकाल दिया गया तो फिर क्या हुआ, फिर वो वहां पर एक लोकल में एक छोटी सी टीम थी उनके साथ में जुड़ गए वो। और उनकी लोकल सी जो टीम थी उनके साथ में जुड़ने के बाद में वहां पर उनको जो पैसा मिलने लगा वो मात्र $25 एक महीने का मिलने लगा। कहाँ $185 और कहाँ $25। आदमी बिल्कुल मतलब बिल्कुल नीचे आ गया। अभी वहां पर क्या था, वहां पर कोई भी उनको जानता नहीं था। तो वो जो व्यक्ति थे उनके दिमाग में एक बात आई कि यार आज के बाद मैं वैसे बिहेव नहीं करूंगा जैसे मैं आज तक बिहेव करता हुआ आया हूं। आज के बाद मैं बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करूंगा। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, अगले दिन से जब वो बेसबॉल खेलने के लिए निकला तो उसने जो है ज्यादा एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ में खेलना शुरू किया। उसके अंदर से वो एक्साइटमेंट था या नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने एक्साइटमेंट की एक्टिंग करना शुरुआत कर दिया। उसने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया कि यहां पर आज से पहले मुझे कोई यहां पर जानता तो है नहीं, है ना, मेरे को कोई नहीं जानता है यहां पर, लेकिन मुझे आज के बाद कोई भी इंसान यहां पर जानेगा वो मेरे बारे में ये नहीं बोल पाएगा कि मैं आलसी हूं। मैं अपना व्यवहार ऐसा रखूंगा कि कोई भी मेरे बारे में आज के बाद ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मैं आलसी हूं। भले ही मैं सफल हो जाऊं या असफल हो जाऊं, लेकिन आलसी नहीं कहलाऊंगा। बस इतना ठान लिया उस व्यक्ति ने। तो ऐसा ही कुछ दिन तक चला, लगभग हफ्ता भर तक ऐसा चला। तो उस टीम में वहां पर उस व्यक्ति का एक दोस्त भी था। उसकी नजर पड़ गई उसके ऊपर कि बोला यार तुम तो उस टीम के लिए खेलते थे, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये लोकल टीम के साथ में क्या कर रहे हो। बोला तो अपनी कहानी सुना दी उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। बोला ठीक है मैं एक काम करता हूँ, एक और जो दूसरा क्लब है मैं उस दूसरे क्लब में आपकी बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस देख के मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आप आलसी हो या आप धीरे धीरे खेलते हो। बोला मैं आपकी बात करता हूँ, एक और दूसरा क्लब है। तो वो जो दूसरे क्लब में थे वहां पर उनकी बात करी गई, और वहां पे उनकी बात जब करी गई तो वहां पर जो है उनका खेल को देखकर उनका जो है एक बार ट्रायल के लिए बुला लिया गया उनको कि ट्रायल में आ जाओ।
अब जब उनको ट्रायल में बुलाया गया तो ट्रायल में एक बार जब वो गए तो वहां पर उन्होंने फिर से वही चीज उन्होंने रिपीट करी, वही चीज उन्होंने अपने दिमाग में लाई कि यहां पर मुझे कोई जानता तो है नहीं, मुझे कोई यहां पर जानता तो है नहीं, आज के बाद मेरी पहचान एक सफल इंसान की बने या असफल इंसान की बने, लेकिन एक आलसी इंसान की मेरी पहचान नहीं बनने दूंगा, ये तय है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल पागलों की तरह मैदान में बिहेव करना शुरू कर दिया। पागल समझते हैं, पागल की तरह वो इतने ज्यादा एक्साइटेड उन्होंने अपने आप को दिखाया जितना कोई पागल ही एक्साइटेड हो सकता है। जब भी उन्होंने बैट घुमाया, जो बेसबॉल का जो डंडा होता है, वो बेसबॉल का डंडा जितने जब भी वो घुमाते थे तो पूरी ताकत से घुमाते थे, छोटा मोटा तो खेल ही नहीं रहे थे वो। और जब भी वो भाग रहे थे मैदान में तो पूरी ताकत से भाग रहे थे, पूरी एनर्जी, और इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे कि उनके साथ जो दूसरा खिलाड़ी खेल रहा था उसके अंदर भी जोश भर गया उनके जोश को देखकर। और जब सेलेक्टर्स की नजर उन पे पड़ी, वहां पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स वाले भी थे, कुछ न्यूज मीडिया वाले भी थे, उनकी भी नजर उस पर पड़ी, तो अगले दिन के न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छप गई कि एक नया जोशीला खिलाड़ी इस क्लब में जो है आ गया। इस तरीके से एक नया जोशीला खिलाड़ी करके उनके बारे में एक बहुत बढ़िया खबर छपी। और उनके जो साथी जो टीम मेंबर्स थे, उनके साथी टीम मेंबर्स ने भी उस गेम को खत्म होने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा बधाई दी। और जो टीम का जो नई टीम का जो मैनेजर था, मैनेजर ने बोला वाह क्या खेले तुम, आज तक कहां थे भाई, क्या खेले तुमने अपने अंदर जो जोश भरा है वो तो भरा ही भरा, लेकिन तुम्हारे जोश से जो टीम के अंदर जोश आ गया उससे हमको एक बड़ी जीत हासिल हुई। बोला क्या खिलाड़ी हो तुम, गजब हो तुम। ये उनके जीवन का एक इंसिडेंट है, ठीक है। और इसके बाद उनके क्या हुआ कि जब वो एक बार फिर से उनकी इनकम जो है बूस्ट हुई उस क्लब के अंदर, जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो वहां पर उनकी जो नई जो उनकी जो उनको इनकम जो आनी शुरू हुई वो लगभग $450 थी। $185 से अब उनकी बढ़ के कहां पहुंच गई, $450 पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? क्या उनके खेलने का तरीका बदल गया था? नहीं। क्या उन्होंने नई स्किल सीख ली थी? क्या नहीं। सिर्फ एक चीज था, एक्साइटमेंट। इस एक्साइटमेंट ने उनके पूरे जीवन को, उनकी पूरी कहानी को बदल दिया। हालांकि इसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद उनके पैर में चोट लग गई जिसकी वजह से वो आगे नहीं खेल पाए। उनके घुटने में एक सीरियस चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं खेल पाए, और बाद में फिर वो सेल्स की फील्ड में चले गए। और सेल्स की फील्ड में भी उनके साथ में यही हुआ। सेल्स की फील्ड में शुरुआती 1-1.5 साल उनका सेल्स की लाइन में बड़ा ही खराब निकला। वो कस्टमर को बिल्कुल भी डील नहीं कर पाते थे, बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते थे। इंश्योरेंस बेचते थे, वो इंश्योरेंस बेचने के काम में थे वो, और वो कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाते थे। और लगभग उनको काफी समय हो गया था और वो एक भी इंश्योरेंस सेल नहीं कर पा रहे थे, और वहां भी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनको बस कंपनी से निकाला जाने वाला था। और जब उनको कंपनी से निकाले जाने वाला था तो एक बार फिर से उनको उसी मैनेजर की बात याद आ गई जिसने पहले बोला था कि जीवन में कहीं भी जाओगे तो प्लीज वैसे बिहेव मत करना जैसे तुम आज तक बिहेव करते हुए आए हो। वही बात उनको जब याद आई तो उसके बाद सेल्स की फील्ड में भी उन्होंने इसी एक्साइटमेंट को अपनाया और अपने क्लाइंट्स को पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ में अपने एक्साइटमेंट को हैंडल करना शुरू, अपने क्लाइंट्स को हैंडल करना शुरू किया। और उसके बाद वो व्यक्ति अमेरिका के इतिहास में एक जाने माने सेल्स प्रोफेशनल के रूप में उभरे, और उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर फ्रैंक बेटकर। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिस्टर फ्रैंक बेटकर। और उन्होंने बाद में एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, जो कि बिगिनर्स को हम रिकमेंड करते हैं। 11वीं नंबर की किताब है ये। बिगिनर्स को जो हम 12 बुक रिकमेंड करते हैं उसमें से 11वें नंबर की किताब है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। ये किताब लिखी है मिस्टर फ्रैंक बेटकर ने। और ये जो कहानी अभी आपने सुनी, ये कहानी मिस्टर फ्रैंक बेटकर की ही है। तो एक्साइटमेंट से आपने क्या सीखा? इस पूरी कहानी से हमने लेसन क्या लिया?
इस पूरी कहानी से हमने लेसन क्या लिया सर? देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पर से लेसन क्या मिला हमको, एक्साइटमेंट से क्या फायदा हुआ देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, एक्साइटमेंट आपके डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है और आपकी नर्वसनेस को आपके फेवर में ले आता है। हम कोई भी बड़ा काम करने से नर्वस हो जाते हैं ना, कोई भी बड़ा काम करना होता है हमको, कोई भी हमारे क्लाइंट को हमने डील करना होता है, कोई भी हमारे प्रोस्पेक्ट को कोई ऐसा कोई मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा प्रोस्पेक्ट सामने टकरा गया तो हम नर्वस हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा हमसे ऊपर के लेवल का प्रोस्पेक्ट हमें टकरा गया, हम नर्वस हो जाते हैं। हम लोग चल रहे हैं मारुति में और हमें कोई मर्सिडीज वाला प्रोस्पेक्ट मिल गया तो हम नर्वस हो जाते हैं। हमने जो है सिर्फ 12वीं तक पढ़ी है और हमारे सामने एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठ गया हमारा प्रोस्पेक्ट, तो हम नर्वस हो जाते हैं। एक्साइटमेंट आपके डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। बड़े से बड़े तुर्रम खान अगर आपको टकराना है, बड़े से बड़े प्रोस्पेक्ट से अगर आपको टकराना है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका एक्साइटमेंट। सबसे बड़ी ताकत, कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने आ जाए, अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप उसे हिला देंगे। समझ में आ गया? आपकी नर्वसनेस को आपके फेवर में ले आता है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आपका एक्साइटमेंट आपके प्रोस्पेक्ट में भी जोश भर देता है। समझ में आ गया? हमारा प्रोस्पेक्ट बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, वो रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। हम उसको लगातार मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्वाइन हो जा, हम उसको डिसीजन लेने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो डिसीजन ले, लेकिन वो ले ही नहीं रहा। कैसे लेगा डिसीजन? एक ही तरीका है, आपके एक्साइटमेंट से। आपका एक्साइटमेंट आपके प्रोस्पेक्ट में भी जोश भर देता है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है? और पॉइंट नंबर 3, आपको थकान नहीं होती बल्कि आपको काम करने में मजा आने लग जाता है। एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर है तो फिर आपको थकान नहीं लगेगी कभी, आपको बल्कि काम करने में मजा आने लग जाएगा। एक्साइटमेंट की इतनी ताकत है। तो अगर आपको सेल्स की फील्ड में आगे निकलना है, अगर आपको एक फॉलोअप में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है, तो सीक्वेंस का पहला जो पॉइंट है, पहला जो स्टेप है वो है एक्साइटमेंट। अगर ये कर लिया तो आपने आधी जंग तो आपने ऐसे ही जीत ली। तो कर सकते हैं सर एक्साइटमेंट? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। अब आ जाते हैं सीक्वेंस के दूसरे स्टेप में। सही सीक्वेंस का दूसरा स्टेप है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस जो भी आप प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हैं वो मैक्सिमम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। यानी कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है कि जिसमें जवाब पहले से तय हो, जिसमें जवाब आपके फेवर में ही आए, इस बात की गारंटी है कि जवाब आपके फेवर में ही होगा। जवाब वही होगा जो आप चाहते हैं, उसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। जब आप सामने वाले को ऑप्शंस नहीं देते, बहुत ज्यादा अपनी मर्जी का जवाब देने का ऑप्शन नहीं दे रहे आप सामने वाले को, उसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आपके घर में कोई मेहमान आ गया, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और वो मेहमान आपके घर में आ गया, वो ठंड से ठिठुर रहा है और आपने सवाल पूछ लिया कि सर आप क्या लेंगे। अब जैसे आपने पूछा कि सर आप क्या लेंगे, आपने उसके सामने सारे ऑप्शंस खोल दिए। अब सारे ऑप्शंस खोल दिए तो वो कुछ भी बोल सकता है। वो बोल सकता है यार बाहर बड़ी गर्म, बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, एक काम कर रम ले आ। अब रम आपके घर में है नहीं, या विस्की ले आ। अब विस्की आपके घर में है नहीं, आप विस्की पीते नहीं हो, फंस गए ना आप। आपका सवाल कैसा होना चाहिए? आपको पता है बाहर ठंड पड़ रही है, उसको कुछ ना कुछ गर्म चाहिए। आपका सवाल क्या होना चाहिए? आपका सवाल होना चाहिए कि सर क्या लेंगे, चाय ले आऊं, कॉफी ले आऊं या गर्मा गर्म एक गिलास दूध ले आऊं। आपका सवाल ये होना चाहिए। तो आपने ऑप्शन खुद ही दे दिया, अब वो कोई चौथे ऑप्शन में नहीं जा सकता, चाय कॉफी या फिर गर्मा गर्म दूध। अब वो चौथे में जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपने 3 ऑप्शन रख दिए सामने। इसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। तो जब आपको फॉलोअप करना है तो फॉलोअप करते वक्त में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लोज्ड एंडेड, जितने ज्यादा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होंगे उतना ही अच्छा है। तो ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का सबसे पहला इस्तेमाल कब करते हैं हम? जस्ट प्लान शो करते ही।
जस्ट प्लान शो करते ही आपने एक्साइटेड होना चाहिए, उस समय आपको फुल ऑफ एक्साइटमेंट होना चाहिए आपको उस समय पे। जस्ट जैसे प्लान शो खत्म हुआ, जैसे प्लान देखा आदमी ने, आपका एक्साइटमेंट उस समय टॉप लेवल पे होना चाहिए और सीधा आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है कि सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा। या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, है ना। लेकिन अच्छा या बहुत अच्छा पूछने में थोड़ा सा नाटकीयपन आ जाता है, तो वहां पर जो है आप सीधा सीधा सिंपल पूछ सकते हैं, सर प्लान आपको कैसा लगा, अच्छा। तो सामने वाला बुरा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा आपने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया। तो अच्छा लगा तो सर आपको क्या अच्छा लगा, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपको कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगा, या आपको इनकम प्लान अच्छा लगा। अब तीनों में से वो कोई भी एक ऑप्शन पिक करता है, वो आपके साथ ही है। अगर आप वो बोलता है कि मुझे कंपनी का प्रोफाइल बड़ा दमदार लगा यार, तो भी वो आप ही के साथ है। बोलता है मुझे यार कंपनी के प्रोडक्ट्स बड़े दमदार लगे, तब भी वो आप ही के साथ है। वो बोलता है मुझे इनकम प्लान बड़ा ही धांसू लगा, तब भी वो आप ही के साथ है। अब आपने उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। बोला सर बहुत बढ़िया सर, आपको कंपनी का प्रोफाइल बड़ा दमदार लगा, सर मेरे को भी इस कंपनी का बहुत बढ़िया दमदार प्रोफाइल लगा था, और प्रोफाइल देखने के बाद मेरे मन में ऐसा ख्याल आया था कि देर नहीं करनी चाहिए, और मैं फटाफट सर उसी समय में ज्वाइन हो गया था। और मेरा मानना है कि आपके भी मन में ऐसी ही भावनाएं चल रही होगी। तो चलिए सर जल्दी से फॉर्म भर लेते हैं। बहुत तेजी से लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और यहाँ पर सर जो है सीनियोरिटी का गेम है पूरा का पूरा, तो जितनी जल्दी फॉर्म भर लेंगे और अपनी एंट्री लगा लेंगे उतना ही फायदा है सर। यहाँ पर तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चल रहा है ना। तो आपने तुरंत उस व्यक्ति को क्लोज करने की कोशिश करनी है। ये आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हेल्प करते हैं आपको कंट्रोलिंग द रिप्लाईज ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट के जवाबों को कंट्रोल करने में आपको मदद करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन रिजल्ट्स को आपके फेवर में लेकर आते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कमांड आपके हाथ में रखते हैं, वो रिजल्ट्स आपके फेवर में लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो अभी मैंने बताया आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, क्लोजिंग करने का। तुरंत ज्वाइनिंग अमाउंट कलेक्ट करना, ये आपका पहला अटेम्प्ट होना चाहिए। यही है सीक्वेंस। हम लोग यहीं पे गड़बड़ कर रहे होते हैं। हम लोग इनविटेशन बढ़िया कर लेते हैं, प्लान शो बढ़िया कर लेते हैं, और उसके बाद जो है सामने वाले को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने के बाद जब सामने वाला कहता है कि मुझे प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, या कुछ भी बोलता है, फिर उसके बाद हम लोग जो है हाथ पीछे खींच लेते हैं। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मेन पैसा मांगने के टाइम पर हाथ पीछा खींच लेते हैं। पैसा मांगते नहीं हम, और पैसा मांगोगे नहीं सामने वाला देगा नहीं। पैसा मांगना जरूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका उसी समय होना चाहिए। चलिए सर अभी आपके एंट्री लगाते हैं, इतना इतना ज्वाइनिंग अमाउंट है, ये आप सर पे कर दीजिए, और अभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करके आज ही इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। शुभस्त शीघ्रम सर, शुभस्त शीघ्रम सर, अभी इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो फीलिंग मेरे मन में थी वही फीलिंग अभी इस समय आपके मन में होगी। और मैंने सर बिल्कुल भी देर नहीं करी थी सर। भले ही आपने ज्वाइनिंग करने में 1 महीना लगाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने बोलना यही है कि सर मैंने तो देर नहीं करी थी सर। अगर आप ऐसा बोल दोगे कि सर मैंने तो 1 महीना लगाया था सोचने में, तो सामने वाला बोलेगा अच्छा अच्छा, तुमने सोचने में 1 महीना लगाया, मैं क्या मूर्ख हूं, मैं तो 2 महीना सोचूंगा भाई। अब 2 महीने तक करते रहो उसका फॉलोअप। समझ में आ रहा है। आपने तुरंत उस व्यक्ति से उसी समय बोलना है कि सर मेरे मन में भी सेम फीलिंग थी और मैंने तो तुरंत ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता सर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए 1 दिन भी हमको वेस्ट करना चाहिए। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए। हो ही नहीं सकता सामने वाला ज्वाइन ना करे। बहुत रेयर केस में अगर उसके पास पैसे है ही नहीं, उसका खाता खाली पड़ा है, उसकी जेब खाली पड़ी है, और वो कहीं से इंतजाम कर पाने की स्थिति में नहीं है, तभी आपको वो मना करेगा कि आप भी तो नहीं हो सकता सर, हो ही नहीं सकता सर, आप कितना भी मेरे अंदर भर लो हो ही नहीं सकता, तभी वो मना करेगा आपको। अदरवाइज अगर आपने फुल एक्साइटमेंट के साथ में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया तो आपका तुरंत उसी वक्त वो व्यक्ति क्लोज होगा, गारंटी है। समझ में आ गया। चलिए, तो ज्वाइनिंग क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होना चाहिए कलेक्टिंग ज्वाइनिंग अमाउंट का, ठीक है ना। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बेनिफिट बताने हैं, इसी वक्त ज्वाइन करने का बेनिफिट बताना है अपने उसको। अभी इसी वक्त क्यों ज्वाइन करना है, सामने वाले को बेनिफिट बताना जरूरी है। बिना जब तक आप बेनिफिट नहीं बताएंगे वो ज्वाइन नहीं करेगा। आपने उसको जब तक क्लियर नहीं किया कि उसे ज्वाइन क्यों करना है,
तब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा सर। तो 2 पॉइंट है यहाँ पर, ऑफर और सीनियरिटी। 2 चीजें आपने तुरंत रखनी है सामने कि सर अभी ज्वाइन करने में इस समय कंपनी की तरफ से क्या ऑफर चल रहा है, सर ये डिस्काउंट चल रहा है, सर अगर आज ज्वाइन करते हो तो ये डिस्काउंट चलेगा, आज ज्वाइन, अभी आप ज्वाइन करते हैं सर तो ये डिस्काउंट अभी इस समय चल रहा है, आपको इतना आपका जो है आपको बेनिफिट मिल जाएगा, साबुन के साथ में आपको तेल भी फ्री मिल जाएगा। जो भी ऑफर चल रहा है, भले ही वो ऑफर आपका चलने वाला हो, भले ही वो ऑफर अगले 15 दिन तक चलने वाला हो, लेकिन आपने बोलना यह है कि सर ये ऑफर आज ही के लिए है, आज ही है। अगर आपने बोल दिया कि सर ये ऑफर अगले 15 दिन के लिए है, तो बोलेगा अच्छा 15 दिन है ना अभी अपने पास में, 15 दिन में करते हैं सर, क्या दिक्कत है। हम अपने ही शब्दों में सामने वाले को स्कोप दे रहे होते हैं एक्सक्यूज देने का, हमारे ही शब्दों में एक्सक्यूज होता है, हमारे ही शब्दों में स्कोप होता है कि सामने वाला बच के निकल जाए, छोड़ना नहीं है। वो कितना भी छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को अगर इंजेक्शन लगाना जरूरी है, उसी समय इंजेक्शन लगाना जरूरी है तो लगाना है, वो कितना ही चीखे चिल्लाए, कितना भी वो हाथ पांव मारे, इंजेक्शन तो लगाना है। तो वो जो इंजेक्शन है उसमें आपने वहां पर जो है कोताही नहीं बरतनी, तुरंत ऑफर बताना है, सीनियरिटी का बेनिफिट बताना है कि सर हर रोज आप देखिए सर इस मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं, हर रोज सर पूरी तेजी से, इतनी तेजी से ज्वाइन हो रहे हैं लोग यहाँ पर, ये लगाइए कम से कम 50 से 100 एंट्री तो डेली की पड़ रही है सर, डेली पड़ रही हैं। एक दिन डिले करने का मतलब है कि आप 50 60 100 लोगों से पीछे हो गए सर, एक दिन डिले करने का ये मतलब है। और अगर आपने एक हफ्ता डिले कर दिया तो आप तो हजारों लोगों से पीछे हो जाएंगे। मना कर पाएगा क्या वो? गरम गरम लोहे पर अगर चोट मारोगे ना तो जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा, और वहीं पे हम लोग लापरवाही बरत रहे होते हैं, हमारे शब्द, हमारे इतने ठंडे शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुझे तो कभी कभी इतना अफसोस होता है, मन करता है इसको कोने में ले जाऊं और फिर अच्छे से समझाऊं, हमारी टीम के कुछ लोगों को देखकर ऐसा मन करता है, लेकिन फिर उनको कोने में ले जाके समझाया भी जाता है अच्छे से, लेकिन तरीका थोड़ा नरमी वाला रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी, ये मौका है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका तुरंत कलेक्ट करने का होना चाहिए, तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपने फुल एक्साइटमेंट के साथ में क्लोज्ड एंडेड शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हुए तुरंत आपने अगर पैसा मांग लिया तो तुरंत मिल भी जाएगा पैसा, और अगर आपने तुरंत पैसा नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, तुरंत पैसा मांगना है, यहां पे गलती नहीं करनी। समझ में आ गया? गलती नहीं करनी। अब इन केस आपके पूरा ताकत लगाने के बाद भी अगर सामने वाला है ही नहीं, उसके पास पैसे है ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग मैन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते ना, हम लोग लिस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते, तो हम ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जो खरीदना तो चाहता है लेकिन खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें सामने वाले की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमने लिस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं किया। कल के सेशन में सुना था ना, लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना है। अब जो लोग लिस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते, उनके सामने ऐसा गेस्ट बैठा होता है जो सुनता बड़े अच्छे से है, समझता बड़े अच्छे से है, ज्वाइन करना चाहता है लेकिन ज्वाइन कर नहीं सकता क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं है। होता है ना हमारे साथ में। क्या करें फिर उस केस में? उस केस में फिर आपने अगला जो आपका स्टेप आता है वो है फॉर्म फिलअप। कुछ भी कर ले, आपने पूरी ताकत लगा दी, नहीं ज्वाइन हो रहा हो, कलेक्ट पैसे ही नहीं है उसके पास, क्या करेंगे? फिर आपने उसका तुरंत उसी समय फॉर्म भरवाना है सर। फॉर्म फिर उसको बिना फॉर्म भरे हुए नहीं छोड़ना है, फॉर्म तो भरवाना ही है तुरंत। और इन केस यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, इन केस इफ योर प्रोस्पेक्ट इज रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन राइट नाउ, योर सेकेंड अटेम्प्ट मस्ट बी टू फिल द फॉर्म एट लीस्ट। कम से कम वो फॉर्म भर के ही उठे वहां से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बिना फॉर्म भरे उठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो गाड़ी फिर आपके हाथ से निकल गई, फिर आपको लंबी जर्नी करनी पड़ेगी। अगर आपको तेजी से रेस्पॉन्स चाहिए तो मेक श्योर कि फॉर्म भरे वो व्यक्ति तुरंत। फॉर्म फिलअप करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि फॉर्म फिलअप क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग इन द माइंड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स।
आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ज्वाइन होने का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना देता है फॉर्म। फॉर्म जब आपका प्रोस्पेक्ट भरता है ना, तो आपका, आप ये समझिए 80% काम तो डन हो गया। अब वो पैसा दे देगा। अब बहुत कम चांसेस है कि वो पैसा नहीं देगा। अब बहुत कम चांसेस है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा अगर उसने फॉर्म भर दिया है तो, ठीक है ना। उसका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन जाता है और ये एक पॉजिटिव शुरुआत हो जाती है उसके बिजनेस की, उसके करियर की। फॉर्म फिलअप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, हम लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। मेरी आप सभी लोगों से, जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, फॉर्म जरूर भरवाइए। आपका प्रोस्पेक्ट अगर तुरंत ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं दे रहा है तो बिना फॉर्म भरे नहीं उठना चाहिए। अब कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, यहां पर दिक्कत आ सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि हर किसी के पास फॉर्म नहीं है ना। हर किसी की टीम में फॉर्म्स प्रमोट नहीं किए जाते, ठीक है। अशोक कुमार सर कह रहे हैं कि अगर उनके पास फॉर्म के भी पैसे ना हो तो सर, उसके ऊपर भी आ रहे हैं ना, सीक्वेंस में चल रहे हैं, मैं बता तो रहा हूं आपको, उसके ऊपर भी आ रहे हैं। अभी क्या है, कुछ टीम के लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास तो फॉर्म ही नहीं है, हमारे अप्लायंस ने तो फॉर्म प्रमोट ही नहीं करवाए। अगर फॉर्म नहीं है आपके पास में तो फॉर्म छपवा लो भैया। अगर आपको ऊपर से फॉर्म नहीं आ रहे हैं तो फॉर्म छपवा लो। नियरेस्ट एक प्रिंटिंग प्रेस में जाओ और वहां पर मैं आपको फॉर्म का फॉर्मेट दे रहा हूं, उस फॉर्मेट को लेकर जाओ और उस फॉर्मेट में जाके एक फॉर्म छपवा लो। फॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने फॉर्म भर दिया तो उसका डिसीजन बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्म का फॉर्मेट देता हूं। जो जितने भी लोग बोलते हैं ना कि सर फॉर्म नहीं है, फॉर्म का फॉर्मेट नहीं पता, कंपनी की तरफ से फॉर्म नहीं मिल रहे हमको, तो नियरेस्ट प्रिंटिंग, क्योंकि आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, और जब आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो तो दूसरे की तरफ मत देखो। ये फॉर्म का जो टॉपिक है ना, इसको हम आगे और लेकर जाएंगे। सिटी होस्ट वाली ट्रेनिंग आएगी, सिटी होस्ट वाली ट्रेनिंग के अंदर इस फॉर्म का हम आपको और एक्सपेंड करके बताएंगे कि यह फॉर्म कैसे आपको पूरा का पूरा वहां पर एक इकोसिस्टम बनाने में आपकी मदद करता है। फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल भी हल्के में मत लें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है ना, इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा जो कि छूट गया और पता नहीं चला कि सर इस वाली सिचुएशन में क्या करना है। सब कुछ आपको इस सीईपी के अंदर में सब कुछ सिखाया जाएगा। फॉलो करते जाओ बस। अगर आप फॉलो करते जाएंगे, आपका बिजनेस सिर्फ एक शहर में नहीं, कई शहरों में बिल्ड करने की आपको पूरी की पूरी नॉलेज, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि मैंने 4 साल के अंदर 6 शहर बिल्ड किए थे। 4 साल के अंदर में मैंने 6 शहर बिल्ड किए हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से जानता हूं क्या करना है, क्या नहीं करना है, और लोग क्या बोल रहे होते हैं और हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। अगर आपने इन बातों को घोट के पी लिया ना, तो आप अपने एरिया के सबसे धुआंधार, सबसे दमदार लीडर बन जाओगे। बाकी लोग आपको देखते रह जाएंगे और आपके बिजनेस को, आपकी प्रोसेसेस को डुप्लीकेट करेंगे, गारंटी है मेरी। तो फॉर्म भरवाइए, जरूर भरवाइए। मैं आपको फॉर्म का फॉर्मेट बताता हूं कि करना क्या है, परफॉर्मा ऑफ फॉर्म, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो नियरेस्ट आपने जाना है, नियरेस्ट प्रिंटिंग प्रेस में, और आपको मैं ये फॉर्म का जो है परफॉर्मा दे रहा हूं। ये देखिए, ये सारी चीजें आपके फॉर्म में होनी चाहिए। फ्रंट में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए फ्रंट में देख लो। दोनों साइड प्रिंट करवाना है अपने फॉर्म को। ये है फ्रंट में, सबसे पहले सबसे ऊपर कोने में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, सबसे ऊपर कोने में सीरियल नंबर होना चाहिए। ये सीरियल नंबर ध्यान रहे कम से कम 4 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। एक से मत शुरू कर देना, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, वरना जिसका भी आप फॉर्म भरवाने के लिए जाओगे वो देखिएगा सीरियल नंबर 1, अच्छा पहला मैं ही हूं क्या, वो फॉर्म ही नहीं भरेगा सीरियल नंबर 1 देखकर। तो आपने क्या करना है, 7883, 7883 आपका सीरियल नंबर पहला है, ठीक है ना। आपको पता है कि वो पहला है, सामने वाले को थोड़ी पता है वो पहला है। 7883, फिर 7884, फिर 7885, 7886, ऐसे आपने सीरियल नंबर डालना है। समझ में आ गया। सीरियल नंबर सबसे टॉप पर होगा कोने में, क्योंकि ये सीरियल नंबर भी काम आएगा आपको।
पासपोर्ट साइज फोटो के लिए एक कॉलम बना देना उसमें साइड में, जहां पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाई जाएगी। फिर आपने ये डिटेल्स उसके अंदर में लिखनी है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल एंड अल्टरनेट मोबाइल। ठीक है, आप देखना फॉर्म जब भी आप बनवाओगे अगर, तो फॉर्म में ये दोनों कॉलम डालना, मोबाइल भी लिखना और अल्टरनेट मोबाइल भी लिखना। ठीक है, ताकि आपके पास आपके प्रोस्पेक्ट के 2 मोबाइल नंबर आ जाएं, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त वो मोबाइल नंबर भी भरेगा और इनकेस एक मोबाइल नंबर अगर बंद रहा तो दूसरा कौन सा मोबाइल नंबर है जिस पे कांटेक्ट किया जा सकता है वो भी भरवा लो। ठीक है, तो आपके सामने ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर उसका नंबर बंद जा रहा है, सर ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि आपने पहले ही 2 नंबर ले लिए। स्मार्ट तरीके से काम करना है, हल्के में काम नहीं करना है। 2 नंबर ले लो पहले ही, मोबाइल एंड अल्टरनेट मोबाइल। फिर एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस की जब बात आती है तो एड्रेस के अंदर में आपने करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों भरवा लो। क्या है, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों भरवा लो। अब अगर सामने वाला आपसे कहता है कि सर मेरा तो करंट एड्रेस भी यही है, परमानेंट एड्रेस भी यही है, तो बोलो ठीक है सर, ऐसा करो, करंट एड्रेस में अपने ऑफिस का एड्रेस डाल दो और परमानेंट में अपने घर का एड्रेस डाल दो, ऐसा बोल दो उनको। ठीक है, अब अगर सामने वाला बोलता है कि सर मैं तो घर से ही काम करता हूं, मेरा कोई ऑफिस ही नहीं है, मैं तो घर से ही काम करता हूं, उस केस में फिर आदमी से बोलो कि भाई करंट एड्रेस में अपने घर का एड्रेस डाल दो और परमानेंट में सेम एज अबव लिख दो। परमानेंट में सेम एज अबव लिख दो, यानी कि आपने प्रोसेस तो यही अपनानी है कि आदमी 2 एड्रेस दे दे आपको, ताकि यहां नहीं मिलेगा तो वहां पकड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड, फिर उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स आ गई, नॉमिनी का नाम और नॉमिनी के साथ में रिलेशन। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि शादीशुदा है कि नहीं है। समझ में आ गया? कई लोग ऐसे होते हैं शादीशुदा तो होते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि शादीशुदा है ना। और कई लोग ऐसे भी होते हैं शादीशुदा नहीं होते और उनको देख के लगता है कि शादीशुदा है। तो नॉमिनी अगर भरा होगा और नॉमिनी के साथ रिलेशन भरा होगा तो आपको पता चल जाएगा। शादीशुदा होगा तो वाइफ का नाम भरेगा, शादीशुदा नहीं होगा तो अपनी माँ का या अपने फादर का या किसी और का नाम भरेगा। समझ में आ गया? डेट एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। अब यहां पर देखो, फ्रंट में आपने जो है डेट भी डलवानी है। वो जो डेट आप फ्रंट पेज में डलवाओगे वो आज की डेट डलवाना है जिस डेट में फॉर्म भरा गया है। ठीक है, और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपने एप्लीकेंट के सिग्नेचर करवा लेने हैं। समझ में आ गया? इसके बाद बैक साइड की बात आती है फिर। ठीक है, मेल आईडी नहीं लेना है क्या? जी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते सर? मेल आईडी भी इंक्लूड कर लेना इसके अंदर में, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन जरूरी लगती है आप उसको डाल दीजिए सर। ठीक है, राहुल कुमार पांडे सर कह रहे हैं कि सर आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है? सर अभी तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मुझे। ठीक है, चलिए, तो फिर जो है बैक साइड क्या है? बैक साइड में आपने ये डिटेल्स लिखनी है, देखो। ठीक है, ईमेल आईडी भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। वैसे ईमेल आईडी ना ज्यादातर जगह पे जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए ईमेल आईडी को हमने डाला नहीं है। जो जरूरी चीजें हैं वो हमने डाल दी है, लेकिन आप ईमेल आईडी लिख देंगे, लिखवा लेंगे सामने वाले से, तो एक अच्छा इंप्रेशन सही पड़ता है। ठीक है, ईमेल आईडी इंक्लूड कर लेना सर। ठीक है, अभी इसमें बैक साइड में देखिएगा, बैक साइड में आपने ये लिखवाना है, देखो, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट और फिर ब्रैकेट में एस, प्रोडक्ट्स हो गया वो, है ना, प्रोडक्ट और ब्रैकेट में एस, ताकि आदमी अगर एक प्रोडक्ट ले रहा है तो एक ही भरेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट ले रहा है तो वो भी भर लेगा। ठीक है, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स, आपने ब्रैकेट में एस लिखना है। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट, प्रोडक्ट का सारे सब मिला के टोटल अमाउंट कितना हुआ। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, कि वो आदमी कैश पेमेंट करेगा या डीडी से देगा, क्योंकि चेक तो लेते नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे यहाँ चेक तो लिए नहीं जाते, तो या तो कैश या तो डीडी। तो आप सामने वाले से लिखवा लो। तो ज्यादातर लोग कैश ही भरेंगे, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी की तरह है ताकि फॉर्मल लगे, ताकि आप प्रोफेशनल लगे, इसलिए हमने ये लिख दिया। यहाँ पर कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ इसलिए लिखी जा रही हैं ताकि आप प्रोफेशनल लगे, खाली आप सड़क साफ ना लगे, है ना। कैश या डीडी से पेमेंट आएगा और फिर आपने डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे भरवानी है, बैक साइड में भरवानी है। ठीक है, फ्रंट साइड में जो डेट भरवाई थी वो आज की डेट भरवाएंगे, और यहाँ पर बैक साइड में जो डेट भरवाएंगे वो जिस डेट में सामने वाला फुल पेमेंट देने वाला है वो डेट भरवानी है आपने, कल की या परसों की या नरसों की। ध्यान रहे ये डेट बहुत ज्यादा दूर ना हो। ठीक है, ये डेट आपकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही होनी चाहिए।
ये आपका काम है करवाना। इसके बाद सामने वाले की बैंक डिटेल आ गई, जिसमें बैंक नेम आ गया, ब्रांच आ गया, आईएफएससी आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने नीचे जो है में ये मेंशन करवाना है, आई वेरीफाई दैट द अबव डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय मी आर करेक्ट, ठीक है। तो ऊपर जो भी डिटेल्स भरी है आपके प्रोस्पेक्ट ने वो करेक्ट है करके वो नीचे फिर एक साइन और करेगा, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। फॉर्म में ये सारी चीजें आपकी ये डिटेलिंग आनी चाहिए फ्रंट में और बैक में। इसके साथ साथ आपको फॉर्म में आपकी कंपनी में जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते होंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त में रजिस्ट्रेशन में नीचे की तरफ एक टर्म्स एंड कंडीशन का कॉलम भी आता है। अपनी कंपनी की साइट में जाके वो टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कर लेना और वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ फॉर्म में भी डाल देना, ठीक है। क्योंकि ताकि आदमी ने जब फॉर्म भरा तो उस समय टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली, ये एक लीगल प्रोसीजर हो गई पूरी तरह से, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप आपके कल की डेट में आपके काम भी आएगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग प्रोडक्ट आपसे खरीद लेते हैं, बाद में प्रोडक्ट खरीदने के बाद बोलते हैं कि आपने हमको जबरदस्ती बेच दिया, आपने हमको जबरदस्ती चिपका दिया, आपने हमारा ऐसा कर दिया। तो आप ये फॉर्म निकाल के दिखा सकते हैं, सर ये फॉर्म तो आप ही ने भरा था, ठीक है। बहुत काम आता है ये फॉर्म बाद में चल के, ठीक है। जब सिटी होस्ट की ट्रेनिंग आएगी तो सिटी होस्ट की ट्रेनिंग के अंदर भी ये फॉर्म का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ये फॉर्म किस तरीके से आपको सर्कुलेट करना होता है वो फिर आगे बात करेंगे इसके ऊपर सिटी होस्ट की ट्रेनिंग में। तो उसके लिए बाकी सभी लोग रेडी रहिएगा, जो लोग अपने शहर में राज करना चाहते हैं वो सिटी होस्ट की ट्रेनिंग में जरूर आइएगा। सीक्वेंस फॉर रिजल्ट्स मैक्सिमाइजेशन के अंदर में, ठीक है, ये आ गया फॉर्म के अंदर जो जरूरी अभी मैंने आपको बताया कि मेंशन इन द फॉर्म ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन इन योर कंपनी, ये जरूर फॉर्म में मेंशन कर देना। और फॉर्म मेक्स योर बिजनेस सेफ, आपके बिजनेस को सेफ कर देता है। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो उनका बहुत सारा टाइम जो है इस बात में लग जाता है, इस बात में खराब हो रहा होता है बहुत सारा टाइम कि सर मेरा प्रोडक्ट वापस करवा दो, सर मेरा कंपनी में मेरा ये प्रोडक्ट चेंज करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर लेनी है, लेकिन आप सिर्फ इसी में ना उलझे रह जाएं, इसका भी आपने ख्याल रखना है। समझ में आ गया? आपका मेन काम क्या है? आपने अपने मेन काम के चक्कर में आप 95%, तो उसके लिए आपने ये चीज ख्याल रखनी है पर डाल दें ताकि कोई भी व्यक्ति आपका टाइम करे। हालांकि आपने अपने साथ के लोगों की, जो लोग आपके साथ में ज्वाइन हुए हैं, उनकी मदद जरूर करनी है। अगर कोई प्रोडक्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लग सकते हैं, लेकिन कुछ आपको मार्केट में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि बहुत ही टेढ़े लोग होते हैं। तो इन बहुत ही टेढ़े लोगों को संभालने के लिए आपके पास ये फॉर्म होना चाहिए आपके बैक सपोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसकी फॉर्म की महिमा बहुत अपरंपार है, फॉर्म जरूर भरवाइए। इसके बाद आ जाता है डेप्थ वर्किंग, कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूं। ये फॉर्म भरवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी व्यक्ति का आपने फॉर्म भर दिया, आपने कंप्लीट उस व्यक्ति का फॉर्म फिलअप करवा दिया। देखिए दोस्तों, उस व्यक्ति ने तो सिर्फ फॉर्म भरा है, लेकिन आपने उस व्यक्ति को ज्वाइन हुआ मान लेना है उसके बाद में। क्योंकि अगर आपने आया होगा जैसा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, फुल एक्साइटमेंट के साथ में, फुल क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के साथ में, पूरी तरह से अटेम्प्ट करते हुए अगर आपने इस तरीके से फॉर्म भरवाया होगा तो जो आदमी फॉर्म भरेगा वो ज्वाइन पक्का होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपने तुरंत जो है उस व्यक्ति को ज्वाइन हुआ मान लेना है। आपने ये नहीं मानना है कि ये व्यक्ति अभी ज्वाइन नहीं हुआ या ये जब आईडी एक्टिवेट करेगा तब काम करूंगा, ऐसा नहीं मानना है आपने। आदमी ने फॉर्म भर दिया, आपने उसके साथ काम स्टार्ट कर देना है अगर आपको तेजी से आगे जाना है तो। डू नॉट वेट फॉर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का वेट ना करें। आप मुझे बताइए, आपने फॉर्म भरा है, एक राजू नाम के व्यक्ति का आपने फॉर्म भरा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जवाब दीजिएगा बहुत ध्यान से। आपने एक राजू नाम के व्यक्ति का फॉर्म भरा है। अरे ये लक्ष्य सक्सेना सर ने पूछा सर चेक क्यों नहीं लेना है। चेक इसलिए नहीं लेना है सर क्योंकि चेक बाउंस भी हो जाते हैं, ठीक है। डीडी बाउंस नहीं होते, इसलिए चेक का सिस्टम नहीं चलता नेटवर्क मार्केटिंग में, सिर्फ डीडी या फिर कैश चलता है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लीजिए आपने एक राजू नाम के व्यक्ति का फॉर्म भरा,
सभी लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान देना। राजू नाम के व्यक्ति का आपने फॉर्म भरा, अब आपको अपनी टीम में राजू चाहिए कि डायमंड चाहिए? सवाल जवाब दीजिए जल्दी से। आपको अपनी टीम में राजू चाहिए कि डायमंड चाहिए? आपने एक राजू नाम के व्यक्ति का फॉर्म भरा, आपको अपनी टीम में राजू चाहिए कि डायमंड चाहिए सर? जल्दी से बताइए। डायमंड चाहिए ना, बिल्कुल सही जवाब। अब राजू डायमंड बनी जाएगा, इस बात की गारंटी है क्या? नहीं। तो फिर राजू की आईडी एक्टिवेट होने का वेट क्यों करना है? हमें अपनी टीम में चाहिए डायमंड, हमें अपनी टीम में डायमंड चाहिए। अब राजू डायमंड बनी जाएगा, इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं, तो उसकी आईडी एक्टिवेट होने का वेट क्यों करना है हमको? हमें उसकी आईडी एक्टिवेट होने का वेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, तुरंत उसकी लिस्ट बनानी है, उसकी लिस्ट में से डायमंड निकल सकता है। राजू डायमंड बने या ना बने, उसकी लिस्ट में से कोई ना कोई डायमंड बन सकता है। हमें तुरंत उसकी लिस्ट बना के तुरंत उसकी लिस्ट के ऊपर दौड़ना शुरू कर देना है, वेट नहीं करना सर। वेट करोगे तो राजू भी लटक जाएगा और उसकी टीम, उसकी लिस्ट भी अटक जाएगी। वेट नहीं करना है, तुरंत काम शुरू कर देना है आपने। जैसे ही सामने वाले ने फॉर्म भर दिया, जैसे ही सामने वाले ने फॉर्म भर दिया, आपने क्या करना है, आपने 24 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति का FIM कर देना है, फटाफट उसका, आपने उसको ज्वाइन करा मान लेना है। आपका जो एटीट्यूड है, आप एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप उसे ज्वाइन किया हुआ मान लीजिए, ठीक है? बीच बीच में आप उसका फॉलोअप भी करते रहेंगे, उसको जानकारी भी देते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन आपने उसको ज्वाइन हुआ मान लेना है और उसका FIM कर देना है 24 घंटे के अंदर ही अंदर, ठीक है? और FIM करते ही आपने उसकी लिस्ट विस्ट सब बनवा के उसका टारगेट टुरगेट सब सेट करवा देना है, ताकि उसको काम होता हुआ दिखना चाहिए, उसको काम होता हुआ दिखना चाहिए। समझ में आ गया? उसको काम होता हुआ दिखना चाहिए। आपने तुरंत उसकी लिस्ट बनवानी है और उस लिस्ट के ऊपर आपने लग जाना है उस व्यक्ति के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी लिस्ट पर अकेले ही दौड़ना है, आपने उसको सिखाते हुए दौड़ना है, ताकि हफ्ते भर बाद जब उसकी आईडी एक्टिवेट हो तब आधा काम तो वो सीख चुका हो। समझ में आ जाएगा उसको। आपने फटाफट उसकी लिस्ट बनवानी है, 30 35 40 लोगों की उसकी लिस्ट बनवा के फटाफट उसकी लिस्ट पे आपने प्लान शो करने हैं और फटाफट उसकी लिस्ट में से आपने लोगों के फॉर्म भरवा देने हैं। मैं गारंटी देता हूं, इस राजू की लिस्ट में से अगर आपने 3-4 लोगों के फॉर्म भरवा दिए ना, तो ये राजू समय से पहले ही डीडी दे देगा। अगर राजू ने बोला है कि मैं 1 हफ्ते के बाद पेमेंट दूंगा, और अगर आपने 3-4 फॉर्म 2 दिन में ही भरवा दिए, तो तीसरे दिन डीडी दे देगा ये राजू। और अगर हम इसके साथ काम नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये 1 हफ्ते तक इंतजार करेगा और हो सकता है 1 हफ्ते में इसका माइंड बदल जाए, इसका दिमाग घूम जाए। देर नहीं करनी कभी भी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग यही गड़बड़ कर रहे होते हैं, हम आईडी एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। नहीं, हमें राजू थोड़ी चाहिए अपनी टीम में, हमें तो डायमंड चाहिए। और डायमंड तो राजू की लिस्ट से भी निकल सकता है, राजू भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि राजू नहीं बन सकता डायमंड, लेकिन हमें उसकी लिस्ट खंगाल देनी है। जो आदमी ने फॉर्म भर दिया उसकी लिस्ट खंगाल डालो, डायमंड उसकी लिस्ट से भी निकल सकता है, छोड़ना नहीं उसकी लिस्ट को। समझ में आया? कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 10 to 15 persons फ्रॉम हिज लिस्ट विद इन 1 week। 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 10 से 15 लोग मिनिमम कह रहा हूं, इससे ज्यादा ही जाओ आप, ठीक है? विद इन 1 week एंड शो हिम प्रोग्रेस रिपोर्ट। और फिर जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आप जब दिखाएंगे राजू को, कोई बोलेंगे देखिए राजू जी, आपने और मैंने मिलकर 2-3 दिन काम किया और ये देखिए ये रेस्पॉन्स है। अब आप सोचिए, आप अगर आईडी एक्टिवेट करके अगर काम करते हैं, लगते हैं हमारे साथ 1 महीने, तो सोचो कितना नेटवर्क बन सकता है। राजू मना ही नहीं कर सकता ज्वाइन होने से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मना कर दे। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर हम ही गड़बड़ कर रहे होते हैं, ये पूरी प्रोसेस है, और इस पूरी प्रोसेस के अंदर में गड़बड़ कौन कर रहा होता है? हम कर रहे होते हैं गड़बड़ कहीं ना कहीं पर। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे सीक्वेंस को बहुत ध्यान से समझिए, इसको डेप्थ वर्किंग कहते हैं। जितनी देर में आम नेटवर्कर क्या कर रहा होता है, राजू की आईडी एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा होता है, और 1 हफ्ते बाद हो सकता है राजू ज्वाइन भी हो जाए, तो 1 हफ्ते में 1 आईडी आई राजू की, और एक जो आदमी सिस्टम को फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है,
उस एक हफ्ते में उसने राजू के साथ काम करके और 5, 6, 7, 8 फॉर्म भरवा लिए। तो जहां एक आईडी राजू की आनी थी, वहां पर राजू के टीम से भी 2-3 आईडियां और आ जाती है। तो जब राजू की आईडी एक्टिवेट होती है तो साथ ही साथ राजू की टीम में भी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। तो राजू का पहले ही हफ्ते चेक बन जाता है और उसके बाद राजू रॉकेट की तरह काम करता है। ये है सिस्टम। समझ में आ गया आप लोगों को? ये है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर आप लोगों ने इस सीक्वेंस पे काम करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई रीजन नहीं बनता, ऐसा कोई हफ्ता नहीं बनेगा। अगर आपके कंपनी में वीकली क्लोजिंग है तो मुझे नहीं लगता आज के बाद आपके बिजनेस के अंदर ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा जिस हफ्ते आपका चेक ना बने। अगर आपकी कंपनी में मंथली क्लोजिंग है तो ऐसा कोई मंथ नहीं बचेगा जिस मंथ के अंदर में आपकी एक झकास वाली इनकम ना आ रही हो, झकास इनकम। और हर महीने बढ़ेगी ये इनकम, हर महीने बढ़ेगी। क्यों हर महीने क्यों बढ़ेगी इनकम? क्योंकि आप सभी लोग कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर है। कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम की जस्ट अभी शुरुआत हुई है, अभी ये जस्ट शुरुआत हुई है। इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी, आप कहीं भी चले जाओ, बड़े से बड़ा सेशन अटेंड कर लो, बड़े से बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लो, वो जानकारियां आपको नहीं मिलने वाली हैं। समझ में आ गया? लेकिन यहां मिलेंगी। यहां आपको बिल्कुल ग्राउंड की, ऑन ग्राउंड कैसे काम करना है। अभी सिटी होस्ट की ट्रेनिंग आएगी, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग आएगी, बॉगी बनो ट्रेनिंग आएगी, डायमंड शक्ति ट्रेनिंग आएगी, मनी के ऊपर ट्रेनिंग आएगी। ऐसे बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आएंगे, मैं गारंटी देता हूं। आपके इलाके के अंदर आपसे धाकड़ कोई भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों? तो कुछ चीजें हैं फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग के अंदर में, कुछ टॉपिक्स अभी भी ऐसे हैं जो कि छूट गए हैं, जो अभी कवर करने बाकी हैं। जैसे हमने बताया था कि 4 टूल हम आपको बताएंगे और अभी तक हमने सिर्फ 3 ही टूल बताए हैं, एक टूल बचा हुआ है। और हमने अभी जो है सोच के अंदर में जो चौथा पॉइंट है एक्टिंग, वो भी अभी बचा हुआ है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे जिनके हमने आपको रिप्लाई करने थे, वो भी अभी बचे हुए हैं। तो ये एक्चुअल में अभी एक सेशन और आएगा इसी का, और ये अभी बीच में जब भी एक खाली डेट आएगी, उस खाली डेट में उसको एडजस्ट करके आपको जो है एक लिंक आ जाएगा, आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि भाई एक सेशन और बचा हुआ है, तो वहां पे इसको कवर करेंगे। बाकी अभी आप सभी लोग तैयारी कीजिए, परसों शाम को इंजन बनो स्टार्ट होने वाला है। और इंजन बनो का एपिसोड नंबर 1 जो है, जो डे 1 है, जितने लोगों ने अटेंड किया है पहले वो सभी लोग जानते हैं, और जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो सभी लोग अब जान जाएंगे कि ये डे 1 में जब आप आएंगे तो मैं गारंटी देता हूं, जब आप इंजन बनो का डे 1 अटेंड करेंगे तो उसके बाद दुनिया में कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी जो कि आप हासिल नहीं कर सकते। आपको सारी की सारी चीजें उस सेशन को अटेंड करने के बाद ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं। और यही विश्वास आपके अंदर पैदा करना, यही मेरी ड्यूटी है और यही मेरा काम है और यही मैं करने की कोशिश करता हूं। तो आज के सेशन में माय डियर फ्रेंड्स इतना ही है। बाकी ये सेशन की पीपीटी जिस भी व्यक्ति को चाहिए होगी, पीपीटी का सबको पता है, आप पीपीटी ले सकते हैं। जो भी आज बातें बताई गई इनको इंप्लीमेंट कीजिए, आपके बिजनेस के अंदर में आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह एमएलएम का सत्संग में 6:30 बजे। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।